हाँ बच्चों, आज हम अपना अब नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के हमने 3 मेथड्स किए हैं, है ना। पहला मेथड हमने किया था ग्राफिकल मेथड, जिसमें ग्राफ प्लॉट किए थे। तो जिस भी ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा था, जो भी पावर रखने से हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा था, वो पावर ही उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी। सेकेंड मेथड हमने इनिशियल रेट मेथड किया था, जिसमें हमने अगर एक से ज़्यादा टाइप के रिएक्टेंट्स भी होते तब भी हमने क्या निकाल लिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हर रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में निकाला था, फिर ओवरऑल ऑर्डर भी निकाला था। और एक हमने ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी किया था, जो कि इनिशियल रेट मेथड की ही तरह था। अच्छा, अब कविता ने एक तो मैकेनिज्म का एक और एग्जाम्पल पूछा था, तो पहले हम उसको कर लेते हैं। ठीक है कविता, तो दिस इज फॉर यू। तो मैकेनिज्म का सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखें कि NO2 प्लस F2 से मान लो क्या बनता है, NO2F बनता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है और इसका रेट लॉ हमें गिवन है। देखो कविता बेटा, ऐसे जब कभी किसी का मैकेनिज्म इन केस बनाना आए, वैसे मतलब बोर्ड में अभी तक आया नहीं है, फिर भी मतलब टॉपिक है हमारे पास, सिलेबस में है, तो हमें चीज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आनी चाहिए। हमें बोर्ड के हिसाब से कोई शुरू से नहीं पढ़ने की जरूरत है। पूरे साल मतलब लगभग जब एग्जाम के 2-3 महीने ठहरे होते हैं, उससे पहले पहले तो बेटा नॉलेज लेने के लिए पढ़ना चाहिए। सिलेबस में जो कुछ है सब कुछ अच्छे से एंजॉय करके खूब जानो, खूब अच्छे से समझो, सब करो। फिर एग्जाम के टाइम पर थोड़ा हम एक तरीके से एग्जाम से पहले एग्जाम को फोकस करके भी फिर हमें पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अच्छे से हमें करके जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं इसका सेकेंड एग्जाम। तो NO2 और F2 से जब हमारा क्या बनता है, NO2F। ठीक है, तो ये हमारा एक रिएक्शन है और इसका रेट लॉ तुम्हें गिवन होगा। जब मैकेनिज्म पूछा जाता है तो रिएक्शन और रेट लॉ इज गिवन। तो रेट इज इक्वल टू K NO2 और F2। तो ये गिवन है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये इसका रेट लॉ है। अब इस रेट लॉ से हम इसका क्या बनाएंगे, प्रोबेबल मैकेनिज्म बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म। कैसा है ये, मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म। तो इसके अगर हम फर्स्ट स्टेप को देखें, ध्यान करो कि पहला स्टेप हमेशा हमें स्लो स्टेप बनाना है और स्लो स्टेप में वही रिएक्टेंट्स लेने हैं और उतने ही लेने हैं जितने की रेट लॉ में मेंशन है। तो इसमें क्या मेंशन है, एक NO2 और एक F2, तो हम एक NO2 और एक F2 ले लेंगे। अब आगे हमारी क्रिएटिविटी है कि अब हमें सारे स्टेप्स, अब बाकी के और इसका प्रोडक्ट भी सब कुछ इस तरीके से बनाना है कि सारा ओवरऑल कट के हमें यही रिएक्शन दे दे। ये होता है बेसिकली मैकेनिज्म, ये चीज बस हमें पता है। ठीक है, तो अब हम देखें कि इससे भाई ये प्रोडक्ट, इसमें 2 NO2F ही है जो ओवरऑल रिएक्शन है, तो हमारे भी कट के ओवरऑल 2 NO2F ही आने चाहिए प्रोडक्ट्स में। तो हम इससे एक NO2F तो बना सकते हैं। अब जब एक NO2F बना लोगे तो एक F खाली एटम रह जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम उसको भी बना सकते हैं। पर कुछ भी तुम अलग चीज अगर बना रहे हो तो उसको एज अ रिएक्टेंट यू शुड बी टेक इट इन नेक्स्ट स्टेप, तो उसको हमें अगले स्टेप में जरूर ले लेना। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जब हम इसका बनाएंगे, आप देखो बेटा, इसमें मेन रिएक्शन में 2 NO2 है, एक NO2 हमारा आ चुका है, एक F2 है, एक F2 ले लिया। ठीक है, तो अब हम दूसरा NO2 ले सकते हैं, तो दूसरा NO2 हमने लिया। और ये जो F हमने एक अलग प्रोडक्ट बनाया है, उसको हमें रिएक्टेंट के फॉर्म में लेना ही लेना है, उसको हम मेन रिएक्शन में, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको हमने F को ले लिया। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ NO2F ही बनेगा। अब ध्यान से देखो, तो हो चुका है मैकेनिज्म तो पूरा, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को देखूं तो F से F कट जाएगा, 2 NO2 आ जाएंगे ऐड होकर। भाई रिएक्टेंट साइड में ओवरऑल 2 NO2 है, एक F2 है, और यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 2 NO2F बन रहे हैं। तो ये इन दोनों, ये 2 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप तो क्या है, स्लो ही होगा, क्योंकि उसको हमने रेट लॉ को लेकर लिया है और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो उसको हम रेट लॉ को देख कर ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके 2 स्टेप कर लिए और दोनों का ओवरऑल जो हमारा सम आया वो मेन रिएक्शन ही निकल कर आया है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या, ये है इसका मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से अगर हम देखें तो इसका
जो स्लो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसकी मॉलिक्युलरिटी तो क्या है 2, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट आ रहे हैं। सेकंड स्टेप की मॉलिक्युलरिटी भी क्या है 2, तो इन दोनों की मॉलिक्युलरिटी तो क्या है, दोनों स्टेप्स की 2। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम इस रिएक्शन का देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहां से देखते हैं, रेट लॉ से देखते हैं। रेट लॉ से हम देखें तो 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है, तो 1 + 1 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल कर आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आएगा 2। तो ये इसका क्या है मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, तो ये हमने मैकेनिज्म का एक और एग्जांपल किया। तो अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट है बेटा, आज जो मैं सारा करा रही हूँ उसमें हम इक्वेशंस के डेरिवेशन करेंगे और वो डेरिवेशंस बेटा पूरे के पूरे आ जाते हैं, तो ध्यान से समझना है सब बच्चों को। तो जो थर्ड हमारा मेथड है, थर्ड मेथड हमारा है इंटीग्रेटेड एक तरीके से, वैसे तो खाली हम उसको इंटीग्रेटेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो अब हम अपना फोर्थ एक तरीके से मेथड करने जा रहे हैं, किसके लिए फोर्थ मेथड हम कर रहे हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। तो ये जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड होता है, इंटीग्रेटेड रेट मेथड में बेसिकली हम यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये दो मैथमेटिकल टर्म्स इसमें यूज होती हैं, जिसको कि तुम आगे मैथ्स में 12th में इंटीग्रेशन भी करोगे, डिफरेंशिएशन भी करोगे, तो वो उनके जब तुम्हें सारे फॉर्मूलेज पता लग जाएंगे तब इसको तुम्हें उल्टा समझना ज़्यादा आसान होगा। पर अभी उसको बिना समझे भी हम इसे कैसे समझ सकते हैं तो देखना बेटा। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है, देखो इस मेथड की भी ये लिमिटेशन है कि इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर दोज रिएक्शंस विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें एक ही टाइप के रिएक्टेंट्स होते हैं, ये उन्हीं पर ही एप्लीकेबल है ये मेथड। ठीक है, जैसे कि ए से हमें क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये इसी पर ही, मतलब एक टाइप के रिएक्टेंट पर ही एप्लीकेबल है। एंड इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू एक तरीके से फाइंड आउट द रेट लॉ। मोस्ट कन्वीनियंट है और मोस्ट यूजेबल मेथड है, मतलब इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रेट लॉ को निकालने के लिए, और सबसे ज्यादा आसान भी होता है इसको अप्लाई करना। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड होता है, तो जैसे कि ये हमने क्रिया, पहले समझो इसको कि मतलब इसमें हम पहले इसको समझेंगे कि इसमें क्या होता है, फिर हम इसके अंदर जो और टॉपिक्स करने वाले हैं ना फिर उनको करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, तो बुक से अगर देखोगे ना, बुक में बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेट करके दे रखी है ये यूनिट, मतलब पहले मेथड के अंदर की जो चीजें हैं उनको अलग तरीके से कर दिया, फिर मेथड कर दिया, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम सारी चीजें जो हमारी एक साथ, जो चीज पहले समझनी आसान है, एक हम ऑर्डर बनाकर उन चीजों को करते चलेंगे। देखो, तो जब हमारा क्या है कि कोई एक टाइप के रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिले, अब देखो बेटा ध्यान से कि अब हम यह मान के चल रहे हैं कि मान लो एट t = 0, मतलब जब टाइम शुरू भी नहीं हुआ है रिएक्शन का, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको अगर हम मानकर चले A मोल पर लीटर, और आफ्टर टाइम t कहें हम कि भाई थोड़ा सा टाइम बीत गया, कि आफ्टर टाइम t मान लो मैं कहूं कि x मोल पर लीटर गेट रिएक्टेड, कि जब थोड़ा सा टाइम बीत गया तो मान लो A में से x मोल पर लीटर तो रिएक्ट कर गए। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t A कितना बचेगा, A - x। भाई मैं कहूँ कि मैं 100 लेकर चली, उसमें से 20 रिएक्ट कर गए, तो 100 - 20 80 बचेंगे। ठीक है ना, तो A - x हमारा आफ्टर टाइम t रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची। ठीक है, तो A - x मोल पर लीटर, ये क्या होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। अरे बेटा कुछ बात समझ में, अब थोड़ा ध्यान से समझो। अब हम
मतलब ये हमने मान ली है कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए है, आफ्टर टाइम टी एक्स रिएक्ट कर गया और ए माइनस एक्स बच गया, ठीक है। अब रेट को अगर हम एक्सप्रेस करें डी एक्स ओवर डी टी करके, जैसे पहले हमने किया था जब मेजरमेंट करी थी, है ना, तो डी एक्स ओवर डी टी से अगर मैं रेट को एक्सप्रेस कर रही हूँ तो बच्चों देखो, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा, अब हमें नहीं पता, अब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कुछ चीजों को, फिर जो भी रिएक्शन हमारा होगा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करना बाद में देखेंगे, पहले देखो कि कैसे इस मेथड से हम वहां तक पहुंचेंगे कि अगर रेट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं डी एक्स ओवर डी टी करके, अगर कोई रिएक्शन मान लो जीरो ऑर्डर का है तो डी एक्स ओवर डी टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ए माइनस एक्स की पावर जीरो, भाई जो रिएक्टेंट की भाई हम आफ्टर टाइम टी ही देख रहे हैं ना, ठीक है बेटा। अब तुम कहोगे हम माइनस साइन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हम एक्स ले रहे हैं, एक्स क्या है, ए की मतलब रिएक्टेंट की वो अमाउंट है जो प्रोडक्ट में बदल चुकी है, समझ रहे हो। तो एक तरीके से प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो उसकी अमाउंट प्रोडक्ट में बदल गई, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हम ए लिखते या ए माइनस एक्स लिखते तो लगाते, समझ रहे हो बेटा बात को, ठीक है। तो इसलिए डी एक्स ओवर डी टी तो क्या है, उसका रेट है, ऐसे सिंपल समझो, ठीक है। अगर वो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो डी एक्स ओवर डी टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए माइनस एक्स की पावर जीरो। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो डी एक्स ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए माइनस एक्स की पावर वन। अगर कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए माइनस एक्स की पावर टू एंड सो ऑन, इस तरीके से। मतलब जो भी उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी उसकी ही पावर के एक तरीके से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमने ऐसे कुछ क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, देखो जिसमें डी आ जाता है ना बेटा, जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे मैथ्स में आगे चल के, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टॉपिक्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आएंगे, तो डिफरेंशिएशन का एक ही साइन होता है डी। देखो मतलब मैंने कभी नहीं किया है क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, बट इतना पता कर रखा है कि जितना केमिस्ट्री में जरूरत हो तो उतना हम करते हैं। तो डी हम डिफरेंशिएशन के लिए बेसिकली साइन यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस कैसी हैं जिनमें डी आ रहा है, दीज ऑल आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो दीज ऑल आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अच्छा अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में किसी भी चीज को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब मुझे किसी रिएक्शन को चेक करना है कि जीरो ऑर्डर का है कि नहीं, तो मैं इस इक्वेशन को उठाऊंगी, पर जब तक कि डी लग रहा है ना, मतलब डी की फॉर्म में उसको हमें, मतलब जो भी हमारा रिएक्शन है उसकी जो कुछ भी हमें डेटा पता है उसको इस डी की फॉर्म में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस आर क्वाइट टफ टू, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू अप्लाई ऑन एनी रिएक्शन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेटेड फॉर्म जब इनकी निकल कर आएगी तो दोज आर वेरी सिंपल फॉर्म्स, क्या है, टू अप्लाई ऑन एनी रिएक्शन। हम उसको किसी भी रिएक्शन पर बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले ये जो जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसका इंटीग्रेशन करके इसकी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म प्राप्त करेंगे, फिर वो हमारी बनेगी जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। क्या बनेगी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। ये ही डेरिवेशन हम अब करेंगे पहले, समझ रहे हो। डेरिवेशन में बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, वी हैव टू डिराइव जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। वो क्या है बेसिकली, वो इक्वेशन क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ताकि हम उसको आराम से अप्लाई कर सकें। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म को हम प्राप्त करते हैं तो एक हम डेरिवेशन करके ही, मतलब कई स्टेप्स फॉलो करेंगे, तब जाकर वो हमें मिलेगी, समझ रहे हो। तो जो हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म जीरो ऑर्डर की प्राप्त होगी वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन होगी। ऐसे फिर हम इसका करेंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन होगी। इसकी अगर हम करते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन होती है, पर हम ये नहीं करेंगे, हम इन दो का ही डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि ये आगे चल के बीएससी में आता है। 12th तक जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का ही डेरिवेशन होता है। क्लियर बेटा।